बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 11 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 11 द रुक्स। रुक्स एक बर्ड यानी एक परिंदा है जो कि कौवे यानी क्रो के ख़ानदान का है। ये दिखने में बिल्कुल कौवे की तरह होता है, लेकिन इसका ताल्लुक कौवे के ख़ानदान से है। ये कौवा नहीं होता। इनकी फैमिली को कहा जाता है कोविडाई फैमिली। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें क्रो यानी कौवे की तरह मुख्तलिफ परिंदे आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें एक है रुक्स। इसी तरह इस फैमिली में और भी बर्ड्स हैं जैसे कि हुडेड, रेवीन, रुक्स, क्रो, जय वगैरह वगैरह। तो आज का हमारा यूनिट है द रुक्स, जो कि एक बर्ड है जो कि क्रो की तरह दिखता है और उसी की फैमिली से बिलोंग करता है। यूनिट नंबर 11 बेसिकली हमारे पास एक पोएम है। हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पेज पर नीचे देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर दी गई है। लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पिक्चर को एनालाइज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर है ग्रीनरी, यानी ये ग्राउंड है हमारे पास, या हम इसको रिवर बैंक भी कह सकते हैं क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एक रिवर भी है। अब इस पिक्चर की मेजर बातें हम नोट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास डस्टबिन। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लास्टिक आपको दिख रही होगी। पानी में आपको ग्लास के कुछ टुकड़े दिख रहे होंगे। यहाँ पर ट्रीज भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको आइसक्रीम दिख रही होगी, कुछ रॉटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रॉटन यानी गले सड़े। इसके अलावा यहाँ पर माउस भी है, एक ये है और एक ये है। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। यहाँ पर पेपर भी है और पानी में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स भी आपको दिख रहे होंगे। पिक्चर को अगर हम मेजरली एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो ये है हमारे पास पोल्यूशन, यानी हमें पोल्यूशन के बारे में बताया गया है। अब ये पोल्यूशन की कौन सी टाइप है? हमें लैंड पोल्यूशन दिखाई गई है और हमें वाटर पोल्यूशन दिखाई गई है, यानी आबी आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी। नीचे आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चंस को रीड करते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर, के दी हुई तस्वीर को देखिए एंड टेल व्हाट इज रॉन्ग विद इट, और बताइए कि इस पिक्चर में, इस तस्वीर में क्या मसला है। तो पिक्चर को हमने एनालाइज किया। यहाँ पर हमें पोल्यूशन के बारे में बताया गया है और पोल्यूशन में हमें लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के बारे में दिखाया गया है, यानी ज़मीनी आलूदगी और आबी आलूदगी। शेयर सम वेज टू कीप द अर्थ क्लीन। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने कुछ ऐसे तरीके शेयर करने हैं जिससे हम अपने अर्थ यानी ज़मीन को साफ रख सकते हैं। क्लीन, साफ रखना। तो यहाँ पर आपको पोल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो अब हमसे सेकंड क्वेश्चन में कुछ ऐसे तरीके पूछे गए हैं जिससे हम अपने अर्थ को क्लीन रख सकते हैं। मैं यहीं पर आपको कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ। इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास टू यूज लेस प्लास्टिक, यानी हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। टू थ्रो ट्रैश इन बिन, कि कूड़ा हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डस्टबिन तो पड़ा हुआ है लेकिन कूड़ा जो है वो नीचे फेंका गया है। उसकी पहली वजह ये है कि डस्टबिन भर चुका है, तो डस्टबिन से जो कूड़ा है वो नीचे ग्राउंड पे फैल चुका है। और दूसरी बात ये है कि डस्टबिन को काफ़ी अरसे से खाली नहीं किया गया, यानी कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है इस पर। कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि ये देखे कि आया कूड़े को ठीक तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है या नहीं। तो हमने 2 पॉइंट्स लिखे। टू यूज लेस प्लास्टिक, कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना। टू थ्रो ट्रैश इन बिन, और कूड़े को कूड़ेदान में फेंकना। इसके अलावा प्लांटिंग मोर ट्रीज, कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाना,
ये हमारे माहौल को साफ रखता है। और डिफॉरेस्टेशन के अमल से दूर रहना, यानी जंगलात के कटाव के अमल से हमें दूर रहना है। टू अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, यानी जो दरख्त मौजूद हैं उनको हमें काटना नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा और दरख्त लगाने हैं हमें। इसके अलावा लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे टू रिसाइकल पेपर एंड ग्लास, कि हमें ग्लास और पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इस पेपर को फेंका गया है, इसको रिसाइकिल भी किया जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर कुछ ग्लास के टुकड़े आपको दिख रहे होंगे। अगर इन ग्लास को हम रिसाइकिल करें तो हम अपने अर्थ को, अपनी ज़मीन को साफ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पिक्चर को एनालाइज किया और दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 90 की तरफ और पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। पोएम का टाइटल है हमारे पास द रुक्स। रुक्स एक परिंदा है जो कि कौवे के खानदान से ताल्लुक़ रखता है। आप देख सकते हैं ये आपको रुक्स की पिक्चर दी गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कौवा दिखता है, लेकिन ये कौवे से अपनी खुसूसियात में थोड़ा मुख्तलिफ है। ये कौवे के खानदान से ही ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इनकी नस्ल उनसे थोड़ी मुख्तलिफ है। पोएम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। द रुक्स आर बिल्डिंग, कि द रुक्स जो परिंदे हैं, दैट आर बिल्डिंग ये बना रहे हैं। यहाँ पर हम बिल्डिंग का मतलब लेंगे कि घोंसले बनाना, कि ये घोंसले बना रहे हैं ऑन द ट्रीज दरख्तों पर, कि कौवे दरख्तों पर घोंसले बना रहे हैं। दे बिल्ड ये बनाते हैं देयर एवरी स्प्रिंग, कि ये हर बहार में घोंसले बनाते हैं। का इज ऑल दे से, और का ये वही कहते हैं। फॉर नन ऑफ देम कैन सिंग, क्योंकि इनमें से कोई भी गाना नहीं जानता। सिंग गाना, आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं जो बाकी परिंदे हैं वो गाते हैं, लेकिन कौवे जो है ये गा नहीं सकते। तो फर्स्ट स्टैंजा को दोबारा से रीड करते हैं। द रुक्स आर बिल्डिंग ऑन द ट्रीज, कि कौवे दरख्तों पर घोंसले बना रहे हैं। दे बिल्ड देयर एवरी स्प्रिंग, वो हर बहार में यहाँ घोंसले बनाते हैं। कॉ इज ऑल दे से, कॉ वो यही कहते हैं। फॉर नन ऑफ देम कैन सिंग, क्योंकि इनमें से कोई भी गाना नहीं जानता। अब चलते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ। दे आर अप, वो जाग जाते हैं या वो उठ जाते हैं। बिफोर पहले, द ब्रेक ऑफ द डे, कि वो दिन के रोशन होने से पहले ही जाग जाते हैं। एंड अप, और वो जागे रहते हैं। टिल लेट एट नाइट, रात देर तक, कि वो दिन की रोशनी से पहले ही जाग जाते हैं और फिर रात को देर तक जागते रहते हैं। फॉर दे मस्ट लेबर बिजीली, क्योंकि उनको सख्त मेहनत करनी पड़ती है। यानी यहाँ पर लेबर कहते हैं मजदूरी को, बिजीली जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है, यानी बहुत सख्त मजदूरी उनको करनी पड़ती है। एज लॉन्ग एज इट इज़ लाइट, जब तक कि रोशनी है, यानी वो दिन की रोशनी से पहले जाग जाते हैं और रात तक जागते रहते हैं, क्योंकि इन्हें रोशनी रहने तक मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है। ये हमने रीड किया सेकंड स्टेंजा, इसको दोबारा से रीड करते हैं। दे आर अप बिफोर द ब्रेक ऑफ डे एंड अप टिल लेट एट नाइट, फॉर दे मस्ट लेबर बिजीली एज लॉन्ग एज इट इज़ लाइट, कि वो दिन की रोशनी से पहले जाग जाते हैं और रात देर तक जागते रहते हैं, क्योंकि इन्हें रोशनी रहने तक मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है। अब चलते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ। एंड मैनी अ क्रुक्ड स्टिक दे ब्रिंग, क्रुक्ड स्टिक यानी टेढ़े तिनके, दे ब्रिंग वो लाते हैं, कि वो बहुत से टेढ़े मेढ़े तिनके लाते हैं। एंड मैनी अ स्लेंडर ट्विग, स्लेंडर ट्विग कहते हैं पतले पतले तिनके। एंड मैनी अ टफ्ट ऑफ मॉस, टफ्ट कहते हैं बंच को या गुच्छा, और मॉस कहते हैं काई को। अंटिल तब तक, देयर नेस्ट जब तक उनके घोंसले, आर राउंड गोल ना हो जाए, एंड बिग और बड़े ना हो जाए। अब यहाँ पर उनके घोंसले बनाने के अमल को बताया गया है कि वो अपने घोंसले बनाने के लिए टेढ़े मेढ़े तिनके लाते हैं, पतले पतले तिनके लेकर आते हैं, काई के गुच्छे लेकर आते हैं,
और वो तब तक इन चीज़ों को इकट्ठे करते हैं जब तक कि उनके घोंसले गोल और बड़े ना हो जाएं। आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रही होगी, उसमें आपको टफ्ट ऑफ मॉस दिखाया गया है, यानी काई के गुच्छे। ये आपने अपने इर्द गिर्द देखे होंगे। इसके अलावा क्रुक्ड स्टिक यानी टेढ़े मेढ़े तिनके और स्लेंडर ट्विग यानी पतले पतले तिनके। तो थर्ड स्टेंजा को दोबारा से रीड करते हैं। एंड मैनी अ क्रुक्ड स्टिक दे ब्रिंग, और बहुत से टेढ़े मेढ़े तिनके लेकर आते हैं। एंड मैनी अ स्लेंडर ट्विग, और बहुत से पतले पतले तिनके लेकर आते हैं। एंड मैनी अ टफ्ट ऑफ मॉस अनटिल, और बहुत से काई के गुच्छे लेकर आते हैं, यहाँ तक कि देयर नेस्ट्स आर राउंड एंड बिग, यहाँ तक कि इनके घोंसले बड़े और गोल ना बन जाएं। लास्ट स्टेंजा, कॉ कॉ ओ व्हाट अ नॉइज, कि कॉ कॉ ओ वो कितना शोर मचाते हैं, नॉइज यानी शोर। दे मेक इन रेनी वेदर, रेनी बारिश, वेदर मौसम, कि बारिश के मौसम में ये कितना शोर मचाते हैं। गुड चिल्ड्रन अच्छे बच्चे, ऑलवेज हमेशा, स्पीक बोलते हैं, बाय टर्न्स अपनी बारी पर, कि अच्छे बच्चे हमेशा अपनी बारी पर बात करते हैं। बट रुक्स, लेकिन जो रुक्स हैं, ऑल टॉक टुगेदर, ये सब ही एक साथ बोलते हैं। टुगेदर इकट्ठे, टॉक बात करना। लास्ट स्टेंजा को दोबारा से रीड करते हैं। कॉ कॉ ओ व्हाट अ नॉइज दे मेक इन रेनी वेदर, कि का ओ ये कितना शोर मचाते हैं बारिश के मौसम में। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताया गया है, और जो लास्ट 2 लाइन्स हैं इनमें आपको एक लेसन दिया गया है। दैट गुड चिल्ड्रन ऑलवेज स्पीक बाय टर्न, कि अच्छे बच्चे हमेशा बारी बारी बात करते हैं, यानी अपनी बारी पर बात करते हैं। बट रुक्स ऑल टॉक टुगेदर, लेकिन कौवे सब एक साथ ही बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये पोएम एंड होती है, जिसके पोएट का नाम है जॉन यूफीमिया ब्राउन। तो आज हमने पोएम को रीड किया जो कि है द रुक्स, जिनके पोएट का नाम है जॉन यूफीमिया ब्राउन। ये एक बहुत ही मज़े की पोएम थी, जिसमें हमने द रुक्स यानी एक ख़ास परिंदे के बारे में पढ़ा और उनकी हार्ड वर्किंग लाइफ के बारे में पढ़ा। यानी इस नज़म में हमने क्या सीखा है कि जो द रुक्स हैं उनकी ज़िंदगी कितनी सख्त है और वो अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करते हैं। मज़ीद ये कि इस पोएम यानी इस नज़म में हमने उनके घोंसले बनाने के अमल को देखा। जॉन यूफीमिया ब्राउन ने हमें बताया कि हर बहार में कौवे दरख्तों पर घोंसले बनाते हैं और वो दिन के आगाज से लेकर रात तक मुसलसल काम करते हैं। वो तिनके, काई के गुच्छे और दीगर मवाद इकट्ठा करते हैं ताकि वो अपने घोंसले बड़े और महफूज बना सके। बारिश के दिनों में कौवे बहुत शोर मचाते हैं, जबकि जॉन यूफीमिया ब्राउन ने एंड में हमें ये नसीहत की है कि अच्छे बच्चे हमेशा बारी बारी बात करते हैं, लेकिन कौवे सब एक साथ ही बोलने लग जाते हैं। यानी एंड में आपको ये भी बताया गया है कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा क्यों दिया गया है और जानवरों को या परिंदों को इंसान के दर्जे तक क्यों नहीं लेकर आया गया। यानी यहाँ पर आपको डिफरेंस बताया गया है कि इंसान को अपनी बारी पर बात करनी चाहिए, किसी की बात काटना और अपनी बारी के बगैर बात करना ये जानवरों का काम है, इंसानों का काम नहीं है। हम अगर इस पोएम को देखें तो इस पोएम में हमारे पास टोटल 4 स्टेंजास दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसके हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं और जो 4 लाइन का स्टेंजा होता है उसको कहा जाता है क्वार्ट्रेन्स। A stanza of 4 lines। इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेंजा में आपको 4 लाइन्स दी गई हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। स्टेंजा को उर्दू में बंद कहा जाता है। तो ये पोएम है हमारे पास क्वार्ट्रेन, जिसमें 4 स्टेंजास दिए गए हैं और हर एक स्टेंजा में हमारे पास 4 लाइन्स मौजूद हैं। इसके अलावा हम इस पोएम में अब राइमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे कि इस पोएम में कितनी राइमिंग वर्ड्स आई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं।
more words that have the same or similar ending sound। कि ऐसे दो या दो से ज्यादा अल्फाज जिनके आखिर की आवाज या तो एक जैसी हो या फिर मिलती जुलती हो, इनको हम उर्दू में हम काफिया अल्फाज कहते हैं। राइमिंग वर्ड्स। अब हम इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। राइमिंग वर्ड्स हमारे पास किसी लाइन के एंड में मौजूद होते हैं। द रुक्स आर बिल्डिंग ऑन द ट्रीज, दे बिल्ड देयर एवरी स्प्रिंग, कॉ कॉ इज ऑल दे से, फॉर नन ऑफ देम कैन सिंग। अब इसमें हमारे पास स्प्रिंग और सिंग ये राइमिंग वर्ड है। दे आर अप बिफोर द ब्रेक ऑफ द डे एंड अप टिल लेट एट नाइट, for they must labor busily as long as it is light। अब यहाँ पर है हमारे पास night and light, ये राइमिंग वर्ड है। इसमें आप देख सकते हैं इनकी जो एंडिंग साउंड है वो बिल्कुल सेम है, night light। And many a crooked stick they bring, and many a slender twig, and many a tuft of moss, until their nests are round and big, twig and big। ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं। कॉ कॉ ओ व्हाट अ नॉइज दे मेक इन रेनी वेदर, गुड चिल्ड्रन ऑलवेज स्पीक बाय टर्न्स, बट रुक्स ऑल टॉक टुगेदर, वेदर एंड टुगेदर। ये हमारे पास हैं राइमिंग वर्ड्स। तो इस पोएम में हमने 4 राइमिंग वर्ड्स देखे, स्प्रिंग सिंग, नाइट लाइट, ट्विग बिग, वेदर टुगेदर। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। मॉडल द पॉइंट बाय रिसाइटिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, कि बच्चों को ये नज़म पढ़ाइए सही तलफ़ुज़ और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ। इनकरेज हौसला अफजाई करना स्टूडेंट्स तलबात की टू रिसाइट कि वो पढ़ें द पोएम इज नज़म को अलाउड विद एक्शंस, बुलंद आवाज में, विद एक्शंस यानी एक्शंस के साथ। तो टीचिंग पॉइंट में बताया गया है कि बच्चों को ये नज़म करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन के साथ पढ़ाएं और बच्चों से कहें कि बुलंद आवाज में इस नज़म को पढ़ें। तो यहाँ पर हमने इस पोएम को कंप्लीट किया, जिसमें हमने इसकी ट्रांसलेशन की, एक्सप्लेनेशन की और हमने राइमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट नंबर 11 का ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।